नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और आज का जो मैच है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है मुंबई के लिए, क्योंकि अगर मुंबई ये भी मैच हारता है तो वो कंटिन्यू अपने तीनों मैच हार जाएगा। मुंबई का जो ये मैच है वो कोलकाता के साथ है और कोलकाता भी कहीं ना कहीं यही चाहेगी कि जो उन्होंने पुराना मैच को हारा है उसके अंदर फिर से जीत हासिल करे। मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेदु है, जो हम इस पे चर्चा करेंगे कि अंदर क्या बातें चल रही हैं मुंबई इंडियंस के खेमे में भी और कोलकाता के खेमे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हार्दिक पांड्या है, जिनको पिछले मैच के अंदर 12 लाख का फाइन लगा था स्लो ओवर रन रेट के चलते हुए, तो इस बार कप्तानी तो यही कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, कप्तानी तो पांड्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो खबर मिल रही है कि कुछ सीनियर्स खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पांड्या की कप्तानी में बहुत ज़्यादा काम होकर नहीं खेल पा रहे हैं। वो ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो उनसे जूनियर हैं, गुजरात टाइटंस से सीधे मुंबई इंडियंस के मालिक ने उन्हें उठा लिया यहाँ पर और कप्तान बना दिए गए। नाम तो आ रहा है रोहित शर्मा का, सूर्य कुमार यादव का, जसप्रीत बुमराह का, कि ये सभी खिलाड़ी ये नहीं चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी करें। और आपने देखा कि जिस तरह से टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 2020 वाला, उसके बाद हार्दिक पांड्या की जो फैन फॉलोइंग है उसमें काफी बढ़ोतरी भारत में देखी गई है। और पिछली सीजन जब वो स्टेडियम में खेलने के लिए आए थे, मुंबई इंडियंस की जब कप्तानी कर रहे थे पहली बार पूरी सीजन के लिए, तो लोग उन्हें बू कर रहे थे, स्टेडियम में चिढ़ा रहे थे, उन पर तमाम आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। लेकिन इस बार सीजन की शुरुआत से पहले ही हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के तमाम फैंस को ये कह दिया कि जब भी हम खेलने जाएं हमें सपोर्ट करो। लेकिन अभी तक जो 2 मुकाबले देखने को मिले हैं उसमें मुंबई की टीम एकजुट होकर खेल नहीं पाई है और उसका असर ये देखने को मिला है कि पहले वो सीएसके से हारी और फिर गुजरात टाइटंस से हारी। और आज का मैच बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अगर मुंबई इस मैच को हारती है तो ये हार की हैट्रिक हो जाएगी और फिर हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि पिछले सीजन भी आप सबसे नीचे फिनिश करते हो और इस सीजन भी आप सबसे नीचे हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में अगर मुंबई इंडियंस को जीत चाहिए तो वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिनसे मुंबई इंडियंस को सबसे ज़्यादा आशा होगी? मेरे हिसाब से जो उनका जो टॉप ऑर्डर है, जो उन्होंने नया खिलाड़ी खिला रहे हैं रिकल्टन, उनसे उनको उम्मीद हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 मैचों के अंदर वो नहीं चल पाए और उनका टॉप ऑर्डर भी कुछ इतना खास नहीं कर पाए। हाँ, सूर्य कुमार यादव अपनी बैटिंग को लगातार सही रूप से लेके चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिडल ऑर्डर जो उनका है वो बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। एक अपन आशा करते हैं कि इतने टारगेट को चेस करने के लिए हमारे पास ये मिडल ऑर्डर होना चाहिए। जैसे सनराइजर्स हैदराबाद के जो अपर बैट्समैन है वो भी जल्दी आउट हो गए थे पिछले कुछ मैचों के अंदर, लेकिन उनका मिडल ऑर्डर उनको संभाल रहा था। नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो उसको संभाल रहे थे। अनिकेत तो बहुत ही शानदार खेल रहे थे, बहुत शानदार। उसका एक डोमेस्टिक का भी कोई उनको अनुभव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मुंबई इंडियंस अपने मिडल ऑर्डर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे, बाकायदा ये कैप्टेंसी और दूसरी बातों को छोड़ के, तो मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर वो जीत सकते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या पहले मैच में खेले नहीं, दूसरे मैच में खेले, तो शुभमन गिल के आउट होने के बाद उनका वो जो एटीट्यूड का जेस्चर है वो तो हर कोई जानता है, वो एक बना हुआ है। लेकिन ऐसे एटीट्यूड के जेस्चर को रखना, फिर टीम का हारना, फिर उसके बाद में आप जब टीम के दूसरे मेंबर से भी मिल रहे हो तो उसके अपने एटीट्यूड में मिल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो ये एटीट्यूड है ये आने वाले आईपीएल मैचों के लिए उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बात करें अजिंक्य रहाणे की, वो बहुत ज्यादा काम रहते हैं, इन चीजों को ज्यादा सोचते नहीं है। उन्होंने पहला मैच जीता, दूसरा मैच हारा बाकायदा केकेआर ने, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं केकेआर इस मैच के अंदर जीत सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो टीम स्पिरिट है और जो ये एक मैनेजमेंट के साथ चलती है ये पूरी की पूरी टीम। मानते हैं कि श्रेयस अय्यर इस बार इस टीम में नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो केकेआर की टीम है वो एक वेल मैनेज टीम है। उनका मिडल ऑर्डर भी अच्छा खासा निकल के आ रहा है, उनके बॉलिंग के अंदर भी बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है। ये लोग कभी किसी और को ले रहे हैं, न जाने किस किस को वापस बुला रहे हैं। अब मुजीब को वापस बुलाया, उनको उनसे ये आशा थी कि बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग करेंगे, नूर अहमद की तरह बॉलिंग करेंगे और हमारे पास फटाफट विकेट निकलाएंगे। लेकिन उन्होंने आते ही पहली बॉल पे चौका खाना पड़ा और उनका भी प्रदर्शन ठीक रहा, मतलब इतना भी अच्छा नहीं रहा। पहला मैच है, हम जज नहीं कर सकते, लेकिन जो एक बॉलर लाइनअप होता है बुमराह के नहीं होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा दुख देखना पड़ सकता है। अब इनके टॉप ऑर्डर की अगर बात करें, सबसे पहले देखते हैं तो टॉप ऑर्डर के अंदर रोहित शर्मा, रेयन रिकल्टन और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव सही चल रहे हैं, रोहित शर्मा अभी तक अपनी फॉर्म में वापस नहीं आए। वही आप वाली जो बात है कि कप्तानी के दबाव के कारण वो अभी भी अपने आप को कहीं ना कहीं दिख कर पा रहे, नहीं निकल पा रहे इन चीजों के अंदर से। और जो रेयन रिकल्टन की बात करें, जो विकेट कीपर है, और ये इनका भी प्रदर्शन वैसे तो अदर मैचेस में बहुत अच्छा था, जो इनके पुराने मैचेस गए बहुत सही। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, शतक लगाया था वहां पर इन्होंने। लेकिन
नॉर्मल अभी जब 2 मैच खेले हैं, दोनों मैचों के अंदर भी कुछ इन स्विंग के अंदर इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और आईपीएल के अंदर सबसे पहले यही देखा जाता है कि किस बैट्समैन को किस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको शिकार बना रखा है इन स्विंग का, तो ये भी जल्दी आउट है। सूर्य कुमार यादव अपने बैक शॉट के कारण बहुत ज्यादा फेमस है, 360 एबी डिविलियर्स के बाद इनका नाम भी लिया जाता है, लेकिन ये भी उसी जगह पे जाकर ही बार बार आउट हो रहे हैं। अपने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं, मिड भी संभाल लेते हैं, लेकिन जो फिनिश करने की बात होती है वो फिनिश ये लोग नहीं कर पाते। अब मिडिल ऑर्डर के अंदर देखते हैं तो है तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेटनर और दीपक चहर। तो दीपक चहर के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, दीपक, पहले बल्लेबाजी की बात करते हैं। दीपक चहर तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आएंगे। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, क्योंकि आईपीएल के बाद इंग्लैंड के साथ भारत टेस्ट सीरीज खेलेगा। तो और जब ये चैंपियंस ट्रॉफी हुआ तभी हाल में, उससे पहले सवाल उठ रहे थे कि क्या रोहित शर्मा को अब एक फॉर्मेट से और रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो फॉर्म रहा है वो बहुत बढ़िया नहीं रहा है। पिछले 1 साल की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी के 1-2 मुकाबले में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे, लेकिन उसके अलावा इतने सीनियर खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, और ऐसा नहीं है कि आईपीएल में उनका प्रदर्शन इस बार ही खराब रहा है। अगर आप पूरा रिकॉर्ड भी उठा के देख लें सभी सीजन के, तो रोहित शर्मा आईपीएल में बहुत खास नहीं कर पाए हैं। और इस बार अगर रोहित शर्मा नहीं चलते हैं तो मुंबई को मुझे लगता है कि इस मैच में भी हार का ही सामना करना पड़ेगा। मैंने भी हरभजन के एक इंटरव्यू के अंदर उनको सुना था कि भाई 18 साल आप कह रहे हो कि कमबैक होगा कमबैक होगा कमबैक होगा, लेकिन 18 साल, हाँ इन्होंने ट्रॉफी जिताई है नो डाउट, लेकिन 18 साल तक आपकी बैटिंग की अगर अपन सवाल देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कि आप 18 साल के अंदर उस फॉर्म में आ ही नहीं पाए हो कभी। एक आधा मैच में चल लिए, फिर पूरे सीजन नहीं चल पाए। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि उनकी कप्तानी में मुंबई ने 5 बार खिताब जीता है, जो सारी बातों को छिपा देती है। अगर तिलक वर्मा की बात करें तो तिलक वर्मा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट तेज के साथ बल्लेबाजी करते हैं, एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी की है। और हार्दिक पांड्या, अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोई बड़ा मुकाबला होता है तो उसमें अगर कोई खिलाड़ी बहुत काम होता है तो वो हार्दिक पांड्या है, कभी दबाव नहीं लेते हैं, किसी भी बॉलर को किसी भी समय लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। तो अगर हार्दिक आज चलते हैं तो मुंबई के लिए बहुत बढ़िया होगा। बाकी नमन धीर की फील्डिंग पिछले मैच में बहुत खराब रही थी, उन्होंने 2 या 3 कैच ड्रॉप किए थे और उसका असर उनकी बल्लेबाजी में भी देखने को मिला। इस मैच में अब देखते हैं कि नमन धीर को क्या मुंबई सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करती है, इम्पैक्ट प्लेयर, या फिर उनके जगह पे किसी और खिलाड़ी को मौका देती है। क्योंकि अगर नमन धीर या फिर हार्दिक पांड्या नहीं चलते हैं तो मुंबई का जो मिडिल ऑर्डर है वो कमजोर होता जा रहा है। और सेंटनर पिछले मुकाबले में भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, जब न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं तो अलग ही लय में नजर आते हैं और आईपीएल में आते हैं तो फिर इनका तो रूप ही बदल जाता है। लेकिन इनको जो मेन लिया गया था वो चेन्नई के अंदर ये जब थे, इनकी बॉलिंग को लेके इनको लिया गया था। हाँ कि ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये मिडिल ऑर्डर जो है ये कहीं ना कहीं उतना स्ट्रांग नहीं है? हम अदर आईपीएल की टीम देखें, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या को अगर अपन साइड कर दे तो नमन धीर, मिचेल सेटनर और दीपक चहर, इनको एक मिडिल ऑर्डर के अंदर ये टीम अभी लेके चल रही है। जसप्रीत बुमराह नहीं है तो इनको बॉलिंग का भी इतना अच्छा इंपैक्ट इन लोगों का निकल के नहीं आ रहा है। तो आपको लगता है कि इस मिडिल ऑर्डर को चेंज करना चाहिए? देखिए, सीएसके की आपने बात की, सीएसके की खासियत ही यही है कि वो खिलाड़ियों को यूज करना जानती है, कौन से खिलाड़ी को कब यूज करना है, किस पोजीशन पे भेजना है। और मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर में अगर मुझे लगता है कि अभी सबसे बड़ी कमी किसी की खल रही है तो वो है टीम डेविड, जिनको उन्होंने रिलीज कर दिया और आरसीबी में आए, अलग ही लय में नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में हैट्रिक छक्का जड़ दिया, तो टीम डेविड की कमी खलती नजर आ रही है। लेकिन अगर मिचेल सेंटनर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो इस कमी की भरपाई हो सकती है। वहीं दीपक चहर भी अंतिम के 1-2 ओवरों में शॉट लगा सकते हैं। तो अगर मुंबई का टॉप ऑर्डर चल गया तो मुझे नहीं लगता कि मिडिल ऑर्डर तक, लोअर मिडिल ऑर्डर तक पहुंचने की जरूरत होगी, क्योंकि रोहित या सूर्या बड़ी पारी खेलते हैं, रिकेल्टन बड़ी पारी खेलते हैं, तिलक वर्मा बड़ी पारी खेलते हैं, तो मुंबई एक ठीक ठाक स्कोर बना सकती है। और जब चेस करने के लिए आएगी तो वैसे ही वानखेड़े में उनको होम एडवांटेज मिलेगा, लगातार चौके छक्के लगते हैं, आउटफील्ड बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में आज के मैच में मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस जो है वो मेरे हिसाब से फेवरेट टीम रहेगी, क्योंकि उनका होम ग्राउंड भी है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन टीम में एक एकता नहीं है, मतलब इनकी टीम स्पिरिट इतनी ज़्यादा निकल के नहीं आ रही। पिछले 2 मैच में कंटिन्यू देख रहा हूँ, ना ही तो फील्डिंग में ये लोग सेटअप हो पा रहे हैं। स्लो ओवर रन रेट बॉल का कब जाता है? जब फील्डिंग ही सही ढंग से सेट ना हो। अदरवाइज तो इतना तो कुछ है नहीं कि भाई आप बॉलिंग करे जा रहे हो, टाइम पे बॉल डाल रहे हो, लेकिन आपके ऊपर फाइन भी लग रहा है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आज मुंबई फेवरेट रहेगी, क्योंकि उनके होम ग्राउंड के अंदर खेल रही है। और मैं भी चाहूंगा कि 2 मैच ये लगातार हारी है, 1 मैच ये जीते। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इनका जो मिडल ऑर्डर है और जो ये बॉलिंग का जो लाइनअप है, ट्रेंट बोल्ट को छोड़ दीजिए, ये भी नए आए हैं और मेरे हिसाब से सत्यनारायण राजू को शायद ही खिलाए,
मुझे लगता है कि विघ्नेश पुथुर खेलेंगे। हाँ। केरल वाले जो गेंदबाज हैं युवा, जी। बहुत ही पहले मैच में तो जबरदस्त गेंदबाजी की थी और बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं और पहले मैच में उनका जो प्रदर्शन रहा उसने पूरे देश का ध्यान खींचा कि मुंबई इंडियंस आखिरकार ऐसे खिलाड़ियों को कहां से उठा के लाती है। तो नीता अंबानी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहती नजर आती हैं कि हम खिलाड़ी डोमेस्टिक के नीचे भी उठाते हैं, लेकिन उस खिलाड़ी को कैसे बनाना है ये हमें पता है। और उसी का उदाहरण उन्होंने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या का नाम लेकर दिया था। तो मुझे लगता है कि सत्यनारायण नहीं खेलेंगे, इनके जगह पे विघ्नेश खेलते नजर आएंगे। अच्छा, और जो ये बंदा है ट्रेंट बोल्ट, अभी 2 मैचों में चले नहीं है ये, मतलब बहुत बड़े बॉलर्स के अंदर इनका नाम आता है। जसप्रीत बुमराह भी कभी कभी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे को अगर कोई स्पीड लैंग्वेज सीखने को मिली है मेरी बॉलिंग के अंदर, तो उन्होंने ट्रेंट बोल्ट का भी 2-3 बार नाम लिया है। तो आपको लगता है कि इस मैच के अंदर जो राजस्थान के अंदर इनका प्रदर्शन था, तो इस मैच के अंदर निकल के आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो टेम्पररी होता है और क्लास परमानेंट होता है। ट्रेंट बोल्ट पिछले दशक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह से पहले ही आ गए थे और डेल स्टेन, मिचेल जॉनसन उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज माने जाते थे। और सबसे ज्यादा इन्होंने तकलीफ किसी टीम को दी थी तो वो टीम इंडिया ही, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, 2019 के मुकाबले की बात करें सेमीफाइनल की, या फिर 23 की भी। तो इस मैच में मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट पर निगाहें होंगे। अब देखते हैं इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। इनको वापस बुलाया गया है, मुजीब उर रहमान को इनको वापस बुलाया गया है। और आज आपको लगता है कि इनकी फिरकी के जादू से कुछ केकेआर के बल्लेबाज परेशान हो सकते हैं? देखिए, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में तो स्पिनर्स चलेंगे, इस बात की संभावना बहुत कम ही नजर आती है, क्योंकि बाउंड्री भी छोटी है। उसके बाद जो हवा चलती है वहां से समुद्र के किनारे वाला जो पेविलियन एंड है वहां से तो लंबे लंबे छक्के लगते हैं। और केकेआर के पास तो सारे पावर हिटर ही हैं। जब आंद्रे रसेल बैटिंग करने आएंगे, वेंकटेश अय्यर बैटिंग करने आएंगे, रहाणे अलग ही लय में है। तो मुजीबुर रहमान इस मैच में मुझे नहीं लगता है कि कुछ कमाल कर पाएंगे। जी, अब कोलकाता की ओर बढ़ते हैं। कोलकाता की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर को इन्होंने आउट करा, जिन्होंने उनको पूरा का पूरा आईपीएल का कप जिताया था। उसकी जगह अजिंक्य रहाणे। हाँ, अजिंक्य रहाणे एक अलग एग्रेशन में है, क्योंकि वो पिछले कुछ मैचों के अंदर संयुक्त मुलाक ट्रॉफी देख लें या पिछले कुछ जितने भी डोमेस्टिक गेम खेले उनमें उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है कि अजिंक्य रहाणे उभर के आएंगे, इस टीम को जिता सकते हैं, लेकिन जब भी आप मैच देखो तो उनके ऊपर एक टेंशन वाला फेस बहुत ज़्यादा नजर आता है। तो आपको लगता है कि इस मैच के अंदर, क्योंकि मुंबई का होम ग्राउंड है और वो हार से कहीं ना कहीं भाई डरते भी है, तो आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे इस चीज की सिचुएशन को समझेंगे? नहीं, मुंबई में तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो भी मुंबई के हैं, इस मैदान पर बचपन से खेले हैं। और आज जिस तरह से अजिंक्य रहाणे का फॉर्म देखने को मिल रहा है कि वो खिलाड़ी टीम इंडिया से भी बाहर है, उसके बावजूद इतनी उम्र में इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहा है। जो युवा बल्लेबाज हैं उनसे बेहतरीन और उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज कोलकाता की ओर से अगर कोई खिलाड़ी सबसे बेहतरीन स्कोर खड़ा करेगा तो वो अजिंक्य रहाणे ही होंगे। चलिए अब इनके प्लेइंग 11 की बात करते हैं। अब क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण और अग्रकृष्ण रघुवंशी, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्विंटन डिकॉक वन डाउन आ सकते हैं। अजिंक्य रहाणे को ओपन करना चाहिए, क्योंकि अजिंक्य रहाणे बहुत जगह पे अपने कुछ पुराने मैचेस भी अपन उनके देखे और जो हाल ही में जो डोमेस्टिक की ट्रॉफीज गई है उसके अंदर भी उन्होंने ओपन करा था। तो आपको लगता है कि क्विंटन डिकॉक की जगह, या सुनील नारायण तो फिक्स है, उनको केकेआर नहीं छेड़ेगा जितना मुझे पता है, तो क्विंटन डिकॉक की जगह आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे ऊपर आ सकते हैं? रहाणे को ऊपर ही आना चाहिए, क्योंकि क्विंटन डिकॉक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि किसी भी डाउन पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो वो खेल सकते हैं। लेकिन अगर रहाणे ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो पावर प्ले का फायदा उन्हें मिलेगा। और मुंबई की बाउंड्री बहुत छोटी है और रहाणे लगातार छक्के लगाते दिख भी रहे हैं इस सीजन भी और पिछले सीजन भी। तो रहाणे वहां आते हैं और 3 नंबर पर फिर आप डिकॉक को भेज सकते हैं। और उसके बाद फिर अंकृष रघुवंशी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले 1-2 सीजन से। तो ये कोलकाता का जो टॉप ऑर्डर है वो मुंबई से ज्यादा बैलेंस अभी नजर आ रहा है। अब जो मिडल ऑर्डर है, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल और रमनदीप सिंह। रिंकू सिंह का अभी तक बल्ला शांत है, रिंकू सिंह चले नहीं, 5 छक्के इनका कोई मतलब बोल नहीं सकता है कैसे टीम को मतलब जिताया था इन्होंने, कि आखिर में 30 रन चाहिए, बंदे ने 5 छक्के मार के पूरा का पूरा मैच ही पलट दिया और वो टीम केकेआर जीत गई थी। तो इन पे क्या बात अपन कर सकते हैं कि आज रिंकू सिंह का बल्ला चलेगा या वही मुंबई का मैदान के अंदर वो थम सा जाएगा? नहीं, रिंकू सिंह किसी भी मैच में चल सकते हैं। आपने बात की यश दयाल को, इन्होंने 5 छक्के लगाए थे, उसके बाद उनका 10 किलो वजन घट गया था और वो कई महीने तक हॉस्पिटल में भी रहे और उन्हें 6 से 7 महीने लग गए थे ग्राउंड पर वापसी करने के लिए। तो रिंकू सिंह अगर चल गए तो मुंबई का मैदान इनको बहुत पसंद आता है। इन्होंने T20 में इंग्लैंड के खिलाफ एक बार बहुत ही शानदार पारी खेली थी
रिंकू सिंह पर तो नजर होगी ही, लेकिन वेंकटेश अय्यर के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि इस खिलाड़ी को पहले टीम की कप्तानी दी गई थी इस सीजन, और फिर बाद में ये अनाउंस किया गया कि रहाणे को कप्तानी दी जाएगी और इन्हें उप कप्तान बनाया गया। तो क्या वेंकटेश अय्यर अच्छा प्रदर्शन करके जो इनकी टीम है, जो इनके ओनर हैं, उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि अगले सीजन के लिए ये वहां पर कप्तान के रूप में एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं? जी देखिए कि वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ के अंदर केकेआर ने खरीदा था। अब वो 23 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद वेंकटेश अय्यर से पूछा भी गया था कि आप कप्तान बनेंगे, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं टीम की कमान संभालने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब अजिंक्य रहाणे की इसके अंदर एंट्री हुई तो तब पता चला था कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जा रहा है। तो हाँ, इनके अंदर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का वो जरूर है। अभी तक इनका बल्ला ठीक ठाक ही चला है, ना ही कोई ज्यादा अच्छा चला ना ही बुरा चला है, ठीक ठाक ही चला। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले कुछ मैचेस के अंदर और इस मैच के अंदर खासकर मुंबई के मैदान के ऊपर, जो इनका फेवरेट भी है, एक दो इंटरव्यू में मैंने सुना है, तो मुझे लगता है कि हाँ आज वेंकटेश अय्यर का बल्ला चल सकता है और वो अपनी टीम और अपने टीम के मालिक को भी ये बताना चाहेंगे कि जो आप मुझे अगर आने वाले टाइम में कप्तानी देंगे तो मैं इस टीम को संभाल सकता हूँ और मुझे हमेशा रिटेन करके रखे, क्योंकि मैं केवल यहाँ पे लॉयल रहूंगा और आपके लिए ही मैं खेलूंगा। बात करें आंद्रे रसल की, अभी तक कोई बल्ला नहीं चला, ना ही बॉलिंग के अंदर उनको कुछ अच्छा प्रदर्शन आ पाया है। लेकिन वही जो आपने बताया पवेलियन एंड, जिसके अंदर लंबे लंबे छक्के लग सकते हैं, तो आज इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा नजर रहेगी। रमनदीप सिंह, मुझे अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया ये खिलाड़ी कितना अच्छा खेल सकता है, इसके अंदर काबिलियत बहुत है, ये चलता भी कहीं कहीं जगह पे बहुत लंबे लंबे छक्के मार देता है। लेकिन अभी तक मुझे ये लगता है कि रमनदीप सिंह को थोड़ा और प्रैक्टिस और थोड़ा और इन चीजों को समझने की जरूरत है। चलिए बॉलर देख लेते हैं। लेकिन रमनदीप के साथ एक पॉजिटिव थिंग है कि उनकी फील्डिंग बहुत बेहतर है, शायद इस वजह से वो टीम में है और लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं। बहुत ज्यादा मौका मिला नहीं है उन्हें, लेकिन जब भी मौका मिला है, छोटी ही पारी है, लेकिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। इस सीजन अब तक उनका बल्ला खामोश रहा है। जी, अब बात करते हैं हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। मुझे आज लगता है कि आज वैभव अरोड़ा प्लेइंग 11 में खेलेंगे। इसका रीजन ये है कि माना कि इनके पहले मैच के अंदर आरसीबी के खिलाफ इनकी बहुत अच्छी धुलाई हुई है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वैभव अरोड़ा के अंदर एक अलग पोटेंशियल है, वो चीज़ों को समझते हैं, उनके पास एक रफ्तार है, और आज के अगर मैदान के ऊपर अगर इनकी बॉलिंग चलती है तो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि स्पिनर को मदद कम मिलेगी इस पिच के ऊपर। तो वरुण चक्रवर्ती का इतना अच्छा प्रदर्शन निकल के आना तो कम संभावना है, क्या पता चीजें बदल भी जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा को आज कुछ अच्छा चांस मिल सकता है। मयंक मार्कंडे को ये टीम खिलाए या नहीं खिलाए, इस पे अभी भी संदेह है, क्योंकि अभी तक प्लेइंग 11 आई नहीं है। नहीं, तो देखिए इनके पास वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर हैं जो कि किसी भी मैदान पर खेल सकते हैं, बाकी सुनील नारायण भी हैं, तो ये दो बेहतरीन गेंदबाज हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ये मयंक मार्कंडे की ओर जाएंगे। बाकी वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, मुंबई के मैदान पर ये दो गेंदबाज पावर प्ले में अगर गेंदबाजी करते हैं तो इन्हें स्विंग मिल सकता है और वहां पर फिर ये शुरुआती विकेट चटका सकते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि आज का ये जो मैच है वो कोलकाता ही जीतेगा। आपका क्या कहना है इसको? ये कोलकाता अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के अंदर जो एक आग होगी कि 2 मैच लगातार हार चुका हूं, पिछले सीजन भी कुछ नहीं कर पाया, और मुंबई से वो भी मुंबई रहे हैं, मुंबई खेले हैं और उन्हें भी मालूम है, और पब्लिक सपोर्ट अब उन्हें मिल रहा है जी। तो इस मैच में मुझे लगता है कि हार्दिक बल्लेबाजी भी अच्छी करेंगे, गेंदबाजी तो पिछले मैच में की ही थी उन्होंने, और इस मैच में मुंबई को पहला जीत इस सीजन का मिल सकता है। तो आपको लगता है कि मुंबई जीतने के बाद हार्दिक पांड्या अपना ये वाला पोस्ट करेंगे? ये जरूरी नहीं है, ये तब करना चाहिए कि जब आप फाइनल जीतते हो, मुंबई को ट्रॉफी दिलाते हो अपनी कप्तानी में। अभी एक मैच जीत के कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर आप हारते हैं तो फिर अभी 8 से 10 मुकाबले बाकी हैं, तो इसका अभी कोई मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों ये थी हमारी खबर कि आज के मैच के अंदर क्या क्या माहौल होने वाला है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, केकेआर या मुंबई? मेरी तो फेवरेट केकेआर आ रही है और मेरी सहयोगी की है मुंबई इंडियंस। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सी टीम जीतेगी और क्या है आपकी प्रेडिक्ट 11। बाकी ऐसी खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।